स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का साइंस दीवाने विद्याकुल परिवार में। मैं शालिनी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ नीट पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है आपका इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के बारे में। आज की क्लास में हम जानेंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र और किस तरीके से ये कार्य करता है। तो चलिए, इसी से पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास शुरू करने से पहले आप सभी अपने पास कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और जो जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगी उसको अपनी कॉपी पे नोट करते जाइए, ताकि आज की क्लास में आपको इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र हम यहाँ क्लास 11 का जो पादपों में श्वसन चैप्टर है वहां पर हम पढ़ रहे हैं, जहां पर हम यहाँ पर श्वसन की क्रिया के द्वारा किस तरीके से एनर्जी का निर्माण कर रहे हैं ग्लूकोज को तोड़ करके, ये हम कॉन्सेप्ट अपना पढ़ रहे थे। जिसमें कि अभी तक मैंने आपको 2 क्लासेस में बहुत ही अच्छे तरीके से ग्लूकोज किस तरीके से टूटता है ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा, और उस प्रकार फिर किस तरीके से ये जो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान पायरुविक एसिड होता है, इसका जो टूटन होता है, यानी कि ये जो टूटता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल में आपने देखा होगा। और इन दोनों ही प्रोसेस में एनर्जी के कुछ मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एटीपी अणु रिलीज हो रहा है, NADH2 जो कि एनर्जी का बड़ा मॉलिक्यूल होता है, यहाँ पर ये रिलीज हो रहा था क्रेब्स साइकिल में और ग्लाइकोलाइसिस में। और इसके अलावा आपने देखा था कि क्रेब्स साइकिल में FADH2 जो कि 2 एटीपी अणु के बराबर होता है, ये भी रिलीज हो रहा था। अब यहाँ से ये जो आपके NADH2 है, जैसे एनर्जी की जो बड़ी मॉलिक्यूल है NADH2, FADH2, आखिर हम इनको किस तरीके से एटीपी अणु में तोड़ेंगे, NADH2 से 3 एटीपी अणु कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें उसे तोड़ना पड़ेगा, है ना। उससे हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, H2 अलग करना पड़ेगा, तब जाकर के वो किस में टूटेगा, वो एटीपी में हम उसको परिवर्तित करेंगे। उसी के साथ FADH2 की बात करेंगे, इससे हमें 2 एटीपी अणु कैसे निकालने हैं, तो ये जो निकालने की प्रोसेस होगी, अब हमने एनर्जी को लेने की जो प्रोसेस होगी, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो परिवहन करेगा, गमन करेगा, और इस इलेक्ट्रॉन के गमन के कारण यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी कैसे रिलीज होगी, सारा का सारा हम आज की क्लास में क्लियर कर देंगे, और आपको पता चल जाएगा कि ग्लाइकोलाइसिस से निकली एनर्जी, आपकी जो क्रेब्स साइकिल से निकली एनर्जी के जो बड़े मॉलिक्यूल है वो कहाँ टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र जो साइकिल चल रहा है इस तंत्र में निकलते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, मैं थोड़ा सा बेसिक स्टार्ट करती हूँ आपका, कि आखिर ये जो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र होता है ये चलता कहाँ है। आप सभी को पता है कि कोशिका में हमने बात करी थी, हमने क्या करा था, सबसे पहले जो कोशिका द्रव थी वहां पर ग्लाइकोलाइसिस हुआ था, और इस ग्लाइकोलाइसिस में आप सभी को पता है कि एनर्जी का बड़ा मॉलिक्यूल NADH2 बना था। क्लियर। एटीपी तो एनर्जी का मॉलिक्यूल है, लेकिन बड़ा मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे हम ना इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के अंतर्गत, तो ग्लाइकोलाइसिस में भी NADH2 का यहाँ पर ये रिलीज हुआ था। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद हम देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसके मैट्रिक्स भाग में जो आपकी कौन सी साइकिल चलती है, क्रेब्स साइकिल चलती है। इस क्रेब्स साइकिल में भी तो एनर्जी के बड़े मॉलिक्यूल निकलते हैं, कौन कौन से, NADH2 निकलता है और FADH2 निकलता है। एक NADH2 कितने एटीपी के बराबर होता है, 3 एटीपी अणु के बराबर होता है, और एक FADH2 कितने एटीपी के बराबर होता है, 2 एटीपी अणु के बराबर होता है। ठीक, ग्लाइकोलाइसिस में भी हमने देखा था कि NADH2 निकलेगा। अब ये जो NADH2 FADH2 इसको हमें कहाँ लेकर के जाना है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के अंतर्गत। यानी कि यहाँ पर जब क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इनके द्वारा, इनको तोड़ने के दौरान जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जब वो गमन करेंगे तो उसके पश्चात एनर्जी का निर्माण होगा, और वो किस रूप में होगा, एटीपी के रूप में। अब इन्हीं को तोड़ने की क्रिया कहाँ होगी, इसके बारे में हमें माइटोकॉन्ड्रिया का एक स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि आखिर ये क्रिया हो कहाँ रही है। तो चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं संरचना को आपको बता करके दिखाती हूँ, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपने कुछ इस तरीके से संरचना देखी है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना। तो मैं पहले इसको बना देती हूँ, फिर हम इसकी नेमिंग करते हैं इस तरीके से, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले जो बाहर की संरचना है, ये मेम्ब्रेन मैंने बनाई है, ये होती है बाह्य झिल्ली। माइटोकॉन्ड्रिया 2 झिल्लियां उपस्थित होती है, तो ये होती है बाहरी झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन इसे हम कहते हैं। क्लियर, झिल्ली उपस्थित होती है। उसके बाद जो ये वलय जैसी आकृति है, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली। ये कौन सी झिल्ली है, आंतरिक झिल्ली है, इनर मेम्ब्रेन है। उसके बाद आप
देख सकते हो कि वह स्थान, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है बाहरी झिल्ली और अंतर झिल्ली के मध्य का जो ये खाली स्थान आपको नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है ना, ये जो नजर आ रहा है, ये इस स्थान को हम क्या कहेंगे, अंतः झिल्लिका अवकाश हम इसे कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, अंतः झिल्लिका अवकाश, अंतः झिल्लिका झिल्लिका अवकाश। ठीक है, अंतः झिल्लिका अवकाश यानी कि इनर मेम्ब्रेन स्पेस हम इसे कहते हैं, इनर मेम्ब्रेन स्पेस हम कहेंगे। क्लियर है इतनी बात, ये आपने ध्यान रखना है। बाहरी झिल्ली, अंतः झिल्ली और ये इन दोनों के मध्य का जो खाली स्थान होगा उसे हम कहते हैं अंतः झिल्ली का अवकाश कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब आप सभी को पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का ये जो अंतः झिल्ली के मध्य का पूरा भाग होता है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है मैट्रिक्स। इतनी बात आप सभी को क्लियर थी। और मैट्रिक्स के अंदर ही यहाँ पर चल रही होती है क्रेब साइकिल, यही तो चलती है क्रेब साइकिल, सबको क्लियर है। ठीक है, इस क्रेब साइकिल के दौरान आपके NADH2 FADH2 अणु निकलते हैं। कौन से अणु निकलते हैं, NADH2 और FADH2 अणु का निर्माण होता है ना, इन अणु का निर्माण होता है। अब ये जो NADH2 FADH2 है, ये कहाँ जाएंगे, ये जाते हैं यहाँ इस झिल्ली का पर, कौन सी, आंतरिक झिल्ली पर जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ आंतरिक झिल्ली पर आप देखते हो यहाँ पर कुछ प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि प्रोटीन के कुछ समूह होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये जो अंतः झिल्ली होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, इस पर क्या होते हैं, प्रोटीन के समूह होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ प्रोटीन के समूह उपस्थित होते। क्लियर इतनी बात। और ये जो प्रोटीन के समूह होते हैं ना, इनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। ये क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि ये जो NADH2 FADH2 है, ये इस कॉम्प्लेक्स में ही गमन कर रहे होते हैं। इनके टूटने के दौरान जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो इन कॉम्प्लेक्स में गमन करता है और इस गमन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है और उससे किस तरीके से ATP अणु का निर्माण होगा उसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। क्या आप सभी को इतनी बात क्लियर हो गई है? तो जो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र चल रहा है वो कहाँ चलता है, ये आंतरिक झिल्ली में चलता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, ये कहाँ चलता है, ये चलता है माइटोकॉन्ड्रिया की अंतः झिल्ली में। ये आपने ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र यहाँ पर इसलिए चल रहा है, यहाँ पर होते हैं कुछ प्रोटीन के समूह और ये जो प्रोटीन के समूह होते हैं इनको हम कॉम्प्लेक्स नाम देते हैं और इनमें से ही इनका NADH2 FADH2 का इलेक्ट्रॉन परिवहन करता है और यहाँ से H2 आयन का किस तरीके से H2 आयन रिलीज करके वो किस तरीके से गमन करेगा और उसके पश्चात हम किस तरीके से ATP अणु का निर्माण करेंगे। NADH2 को 3 ATP अणु में तोड़ेंगे, FADH2 को 2 ATP अणु में तोड़ेंगे। कहाँ टूटेगा, ये सारा का सारा आपका आंतरिक झिल्ली में। और कहा, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र हम इसे नाम देते क्योंकि इलेक्ट्रॉन इनके टूटने के पश्चात जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो गति करता है, वो परिवहन होता है। कैसे होगा वो सब बताऊंगी। तो उसके पश्चात ही एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप सभी को, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक और चीज याद रखना है, क्या यहाँ पर क्या होता है, देखो ध्यान रखना है। क्या जब हम क्या बात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक होता है जब हमने NADH2 को तोड़ा, ठीक है, FADH2 को तोड़ा और तब जाकर के इनसे हमने क्या निकाले, ATP के अणु निकाले। तो इस प्रकार की जो ये यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन की क्रिया होती है, इस फॉस्फोराइलेशन क्रिया को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट ATP नहीं बने, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल में डायरेक्ट ATP नहीं बने, बल्कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इस NADH2 FADH2 का ऑक्सीकरण हो रहा है, उसके पश्चात ये टूट रहे हैं और यहाँ पर क्या बन रहा है, फिर जाकर के ATP के छोटे मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, ये जो इस तरीके का फॉस्फोराइलेशन की क्रिया हो रही है इसे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। क्लियर है?
चलिए अब हम पढ़ते हैं क्या हमारी जो आपकी क्या है यहाँ पर किस तरीके से थोड़ा सा एनसीईआरटी को रीडिंग करते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, वही बातें हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। देखो सांस प्रक्रिया यानी कि जो रेस्पिरेशन की हम बात कर रहे हैं कि अगले चरण में NADH है ना, NADH प्लस H प्लस का तथा FeDH2 में संचित जो ऊर्जा मुक्त व उपयोग में लाई जाती है। हमने जो भी एनर्जी उसके अंदर थी उसको हम क्या करेंगे, निकालेंगे और फिर उसका उपयोग हमारी कोशिकाएं करती है। क्लियर? यह तब संपादित होता है जब उनका ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के द्वारा होता है तथा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चला जाता है और पानी का निर्माण होता है। तो आप जब ग्लाइकोलाइसिस या आप ग्लूकोज को जब तोड़ते हो तो आपने देखा है ना, ग्लूकोज को तोड़ने के प्लस पश्चात CO2 गैस रिलीज हुई, H2O अणु रिलीज होता है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और ATP अणु भी रिलीज होता है। CO2 का कॉन्सेप्ट आपने देख लिया था कि क्रेब्स साइकिल में CO2 गैस निकल गई थी, है ना। उसके बाद कौन सा कॉन्सेप्ट बचा था, H2O अणु कहां से आ रहा है। तो H2O अणु का जो निर्माण होगा वो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के अंतर्गत होगा। जो इलेक्ट्रॉन आप दिखाते हो वो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो रहा है वो भी इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में हो रहा है और एटीपी का निर्माण भी कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के दौरान हो रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ग्लूकोज की वो जो समीकरण है आज तक आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अब आपको उसकी पूरी मीनिंग समझ में आ रही है कि आखिर किस तरीके से ग्लूकोज टूटता है, CO2 प्लस H2O प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस ATP अणु। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। अब आप H2O का कॉन्सेप्ट भी जानोगे, किस तरीके से H2O का निर्माण होगा। क्लियर? तो लास्ट में पानी का निर्माण कैसे होगा इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर? जब हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र की पूरी चेन को पढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी के साथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बना देती हूँ, ये है माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन यानी कि ये क्या है, बाहरी झिल्ली, ठीक है। ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर बना देते हैं ये जो संरचना है, ये जो बीच का भाग हो गया, ये तो क्या हो गया, ये हो गया है आपका वही अवकाश वाला स्पेस वाला भाग है ना, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। माना बात, ये क्या है, इसकी इनर मेम्ब्रेन है। यहाँ पर मैंने बना दिया, ये क्या है, इसकी इनर मेम्ब्रेन है। ये आ गई इसकी इनर मेम्ब्रेन, आ गई आंतरिक झिल्ली आ गई, ठीक है। और ये क्या होगा, ये होगा, ये आपका हो गया है आंतरिक अंतः झिल्ली का अवकाश, है ना। अंतः झिल्ली का अवकाश यानी कि इनर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। तो ये तीन भाग किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के हैं। ये जो भाग है, ठीक है, यहाँ पर हमने बात देखा, आप सभी को पता है ना झिल्ली की जो संरचना होती है वो कैसी बनी होती है, वो बाइलिपिड्स की बनी होती है ना। तो मैं यहाँ पर अंतः झिल्ली को कैसे दिखाती हूँ कि ये कैसी बनी है, लिपिड्स बाइलेयर की बनी हुई है। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से, हम उसका एकदम बहुत ही ज्यादा आंतरिक संरचना देख रहे हैं तो हम इसके ऐसे दो लेयर, एक लेयर ये बना देते हैं और एक लेयर कौन सी बना देते हैं, ये वाली बना देते हैं, ठीक है। ये किसकी है, ये दोनों के दोनों, ये जो लेयर है बाइलेयर, ठीक है, बाइलेयर है। कैसी, लिपिड्स बाइलेयर होती है, कौन, इनर मेम्ब्रेन। क्लियर? इसी बाइलिपिड्स लेयर में प्रोटीन उपस्थित होते हैं। आपने याद होगा आपको कि प्रोटीन्स लिपिड्स में उपस्थित होते हैं, है ना। तो किस तरीके से होते हैं देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम पहले प्रोटीन्स की संरचना बना देते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, ये होगा कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स 1। मैंने कॉम्प्लेक्स क्या कहा है, प्रोटीन के समूह को, ये कॉम्प्लेक्स 1 होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो कॉम्प्लेक्स होगा, ये कॉम्प्लेक्स होता है 3, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स क्या है, 3 होता है। ये ध्यान रखना है, जो फर्स्ट और सेकंड होगा वो 3 को घेरे हुए रहता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, ये तो धसे हुए हैं, कुछ क्या होंगे यहाँ पर उपस्थित हो, ये जो कॉम्प्लेक्स होगा, इस कॉम्प्लेक्स को हम कहेंगे ये कॉम्प्लेक्स 2 है, ठीक है। ये कौन सा है, 2 कॉम्प्लेक्स है, पहला दूसरा तीसरा। क्लियर? पहला दूसरा तीसरे को ढके हुए रहते, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। और लास्ट का जो कॉम्प्लेक्स होगा इसे हम कहते हैं क्या, ये कॉम्प्लेक्स होता है 5, ठीक है। ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स 4th उपस्थित होता है। क्लियर है? तो मैंने क्या कहा, कॉम्प्लेक्स किसे कह रहे हैं, प्रोटीन के समूह को। प्रोटीन कहाँ उपस्थित है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में उपस्थित है। तो कॉम्प्लेक्स 1 हमने 3rd, 2nd, 4th नाम दे दिया।
याद करना है बहुत अच्छे से, समझोगे सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो बायलिपिड्स हो गई। इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये तो क्या है, इस तरीके से कुंडली था, लेकिन मैंने यहाँ पर सीधी बना दी क्या। उसके बाद हम देखते हैं ये वाला जो भाग था ये तो किसका था, मैट्रिक्स का भाग था, है ना, मैट्रिक्स का भाग था, जहां पर क्या चल रही थी, क्रेब साइकिल चल रही थी। तो मैं यहाँ पर बना देती हूँ, यहाँ पर क्या चल रही है, क्रेब साइकिल चल रही है। और क्रेब साइकिल के दौरान क्या निकलते हैं, वही बात कर दी है, NaDH2 निकल रहा है, क्लियर हो गया। और क्या निकल रहा है, FaDH2 निकल रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये बात क्लियर है ना आप सभी को। अब हमें इन्हीं को तो ले जाना है यहाँ, और इन्हीं को क्या करना है, इनसे एनर्जी को निकालना है। तो क्या होता है, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 1 की हम बात करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये जो NaDH2 होगा, जब ये क्या होगा, जो NaDH2 होगा, जब ये किस में टूटेगा, NaDH में टूटेगा, ठीक है, NaD प्लस में टूटेगा, NaD प्लस में टूटेगा। तो यहाँ से क्या होगा, एक तो H आयन, यहाँ से देखो, यहाँ से क्या होंगे, H आयन रिलीज होंगे ना, H आयन रिलीज होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है। और इसके साथ ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, H आयन रिलीज हुए और क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, यही क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर परिवहनित होता है। अब देखो, सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर कुछ वाहक लगे होते हैं, इस प्रोटीन के अंदर कुछ वाहक लगे होते हैं, ये इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ेंगे, तब एक दूसरे को फेंकते जाएंगे इलेक्ट्रॉन को, और इस इलेक्ट्रॉन के फेंकने के दौरान यहाँ पर ये दूसरा काम भी कर रहे होते हैं। तो पहले हम इलेक्ट्रॉन को देखते हैं कि आखिर इस इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से गमन करता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 1 में यहाँ पर एक वाहक होता है, जिसे हम क्या कहेंगे, FMN, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन FMN के पास आता है, ये FMN इस इलेक्ट्रॉन को किस अणु के पास भेज लेगा, FeS, ये वाहक के पास भेज लेता है। तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को दिखा रही हूँ, अभी इलेक्ट्रॉन को FMN ने पकड़ा, जैसे NaDH2 टूटा, इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ मैट्रिक्स में, तो इनर मेम्ब्रेन में उपस्थित कॉम्प्लेक्स 1 में FMN जो वाहक था, इसने इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ दिया। अब FMN इसको फेंकेगा आगे, ठीक है, FMN ने इसको इलेक्ट्रॉन को कहाँ फेंका, FeS के पास फेंका, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब FeS के यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के पास यहाँ इनके मध्य में एक और अणु उपस्थित होता है, जिसे हम कहते हैं यूबीक्विनोन, ठीक है, यूबीक्विनोन। तो यहाँ पर मैं लिख दूं यूबीक्विनोन, ठीक है, UQ से हम इसको डिनोट करते हैं। अब ये जो FeS है, ये उस इलेक्ट्रॉन को कहाँ फेंकेगा, UQ के, यानी कि यूबीक्विनोन के पास दे देता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब यहाँ पर देखो हुआ क्या है, इलेक्ट्रॉन पास हुआ NaDH2 से, जैसे ये टूटा उसके पश्चात जो इलेक्ट्रॉन निकला वो पहले FMN के पास गया, फिर FeS के पास गया, फिर ये कहाँ गया, यूबीक्विनोन के पास गया। देखो, इलेक्ट्रॉन तो परिवहन हो रहा है, लेकिन इस परिवहन से एक फायदा क्या हो रहा है कि ये जो H अणु है ना मैट्रिक्स में पड़े हुए, यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन परिवहन करेगा तो ये जो H अणु होंगे ना, ये सीधा कहाँ चले जाते हैं, इस परिवहन के साथ सीधा ये चले जाएंगे कहाँ, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में चले जाते हैं। तो पहले जब इलेक्ट्रॉन परिवहन यहाँ FeS से हुआ तो एक जो H अणु था वो कहाँ चला गया, अब यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन स्पेस में चला गया। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र से ये फायदा होगा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन जैसे परिवहनित होंगे तो जो H आयन होगा वो क्या हो जाएगा, सीधा के सीधा इनर मेम्ब्रेन स्पेस में बढ़ते जाते हैं। टोटल मिलाकर के ये काम करना है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन परिवहनित होते रहेंगे, हमारा काम है, हमारा क्या मतलब, ये जो काम होगा यहाँ पर इसका काम है कि यहाँ ये जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस है ना, इसमें हाइड्रोजन को बढ़ते जाना है, H+H+H+ बढ़ते जाना है। क्लियर हो गया ये बात, ठीक है। तो यही काम होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब एक अणु तो यहाँ चला गया H+ का, ठीक है। अब यूबीक्विनोन उस इलेक्ट्रॉन को कहाँ देगा, यहाँ देता है। यूबीक्विनोन पहले क्या करेगा, जब यूबीक्विनोन इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा तो उसके साथ साथ ये क्या कर देगा, इस हाइड्रोजन को भी पकड़ देता है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पर कैसी स्थिति बन जाएगी आपकी, यहाँ पर बन जाएगी UQH2, यही बन जाएगी। इसने भी यहाँ पर भर भर के यहाँ मैट्रिक्स में भी हाइड्रोजन भरे हुए हैं, ठीक है। तो इन हाइड्रोजन को हमें इस पार ले जाना है। तो यहाँ पर ये देखो, HQ ने जब इलेक्ट्रॉन पकड़ा तो अब ये किस में हो गया, अब इसने यहाँ मैट्रिक्स से भी क्या कर दिया है, एक H2 अणु यहाँ पर पकड़ लिया। अब इसको भी ये क्या कर देगा, बाहर फेंक देगा, यहाँ से ये क्या कर देगा, बाहर फेंक देगा, वापस से H आयन यहाँ भर गए, ठीक है। अब ये जो यूबीक्विनोन होता है, यहाँ से यूबीक्विनोन
इस जो इलेक्ट्रॉन, अभी इलेक्ट्रॉन के परिवहन की बात करेंगे, परिवहन किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का, और एच आयन जो होंगे वो इधर किस पार जाएंगे, इस पार चले जाएंगे, ठीक है। एच आयन का परिवहन नहीं होगा, एच आयन पार जा रहे पार जा रहे पार जा रहे, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे परिवहनित होगा जो एच आयन होंगे वो उस पार चले जाएंगे, ठीक है, कहाँ, इस स्पेस में चले जाएंगे, इस अवकाश में चले जाते हैं, ठीक है। अब ये जो यूवी क्विनोन होता है ये इलेक्ट्रॉन को पास कहाँ कर रहा है, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में कौन कौन से वाहक उपस्थित होते हैं, तो ये नाम आपको याद रखने, कौन कौन से होंगे, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर उपस्थित होता है साइटोक्रोम, साइटोक्रोम बी, ठीक है, साइटोक्रोम बी उपस्थित होगा, FeS उपस्थित होता है, ठीक है, और क्या होगा, साइटोक्रोम, जिसे हम CYT C1 से डिनोट करते हैं, ठीक है, साइटोक्रोम बी, FeS और C1। तो अब इलेक्ट्रॉन का परिवहन भी कुछ इस तरीके से होगा, पहले जो यूवी क्विनोन था उससे कहाँ चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, अब आपका साइटोक्रोम के पास जाएगा, उसके बाद FeS को ये पास करवाएगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर CT C1 के पास ये क्या कराएगा, इसको पास कराएगा। तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से परिवहनित होते हैं, कैच कैच खेल रहे भाई ये आपस में, समझ में आ गया। अब जब यहाँ पर भी क्या हुआ है, इस तरीके से ये क्रिया चली है, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, वापस से हम देखेंगे ये जो साइटोक्रोम C1 होता है ये इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज देगा, साइटोक्रोम C को, ठीक है, किसको भेज देगा, साइटोक्रोम C को भेज देता है, इतनी बात क्लियर। और यहाँ पर भी क्या होगा, वापस से वही क्रिया हो रही है, क्या, इलेक्ट्रॉन का परिवहन हो रहा है और यहाँ से एच आयन रिलीज हो रहे हैं, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अब C/C है ना, यानी कि कौन है आपका, साइटोक्रोम C है, इस साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन ये कहाँ पास कराएगा, चौथे वाले कॉम्प्लेक्स में। अब चौथे वाले कॉम्प्लेक्स में कौन कौन होते हैं, चौथे वाले कॉम्प्लेक्स में आपको ध्यान रखना है, साइटोक्रोम A होता है और साइटोक्रोम A3 होता है, साइटोक्रोम A3 होता है। तो इलेक्ट्रॉन अब कहाँ आ गए हैं, A के पास आए और फिर A3 के पास आए, ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर कहाँ आ जाएंगे, वापस से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, इन इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए यहाँ पर जो बैठा है ना, वो क्या बैठा है, ऑक्सीजन बैठा है, ठीक है, कौन बैठा है यहाँ पर, ऑक्सीजन बैठा है। ये जो ऑक्सीजन है वही क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, क्यों, ताकि ये क्या कर सके, ये जब O2 जो होगा, जो ऑक्सीजन होगा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन के साथ साथ यहाँ पर पड़े जो एच आयन होते हैं, ठीक है, उनके साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा और उसके पश्चात ये H2O अणु का निर्माण करेगा, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, एक जल का निर्माण होगा। समझ में आ गया इतनी बात, ठीक है। अभी हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन पास हो गए, ये जो रेड कलर से मैं बना रही हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, और उसके पश्चात कौन खींच रहा था, ऑक्सीजन खींच रहा था। अब इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस में ये एच आयन के साथ यहाँ पर जल का निर्माण करेगा, क्योंकि मैट्रिक्स में भी तो एच आयन पड़े थे, समझ में आ गया, इतनी बात क्लियर है। ये तो कब हुआ, ये हुआ NADH2 से, ठीक है। अब ये भी ध्यान रखने की यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर होती क्या उनसे क्रिया है, ये भी ध्यान रखो, क्या, देखो अब यहाँ पर देखना है, ठीक है, यहाँ से हमने NADH2 के इलेक्ट्रॉन को परिवहनित कर दिया है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमने क्या कर दिया है, यहाँ से NADH से जो इलेक्ट्रॉन था वो जब परिवहनित हो रहा था तब भी क्या हो गया, यहाँ पर एच आयन यहाँ पर बढ़ चुके, क्लियर हो गई है, क्रिया लगातार दोहराएगी तो यहाँ पर एच आयन बढ़ जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब दूसरा क्या निकला था, दूसरा जो अणु निकला था वो क्या निकला था, FADH2 निकला था। तो FADH2 यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड वाला, ठीक है, तो FADH2 जब किस में टूटेगा, FAD में टूटेगा, तो यहाँ से भी क्या होंगे, यहाँ से भी आपके इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, ठीक है, एच आयन रिलीज होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा इसको कौन पकड़ेगा, इसमें यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर 7 होता है, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड होता है, इसमें क्या होता है, एक ही वाहक होता है जिसका नाम होता है FeS, ठीक है। अब ये FeS क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को दे देता है, किसको, यहाँ पर वापस से आ जाएगा आपका क्या, यूवी क्विनोन आ जाता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन तो पकड़ेगा यूवी क्विनोन, यहाँ से निकले इलेक्ट्रॉन यहाँ गया FeS में, इस यूवी क्विनोन में जाएगा, उसके बाद ये यूवी क्विनोन इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इसका काम क्या है, इसका काम है कि ये यहाँ से किसको पड़ेगा, यूवी क्विनोन H2 एच आयन को भी यहाँ से पकड़ेगा, है ना, यहाँ से इन्होंने इसको पकड़ लिया एच आयन को। अब इस एच आयन को तो ये कहाँ भेज देगा, पार भेज देगा, एच आयन को इसने क्या कर दिया, यहाँ पर पार भेज दिया, ठीक है, यहाँ बार भेज दिया, ठीक है। अब वापस से जो इलेक्ट्रॉन का परिवहन होगा वो कहाँ होगा,
इसमें आ जाएगा, यानी कि फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में, फिर इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भी कुछ इस तरीके से, साइटोक्रोम बी में, फिर FeS में, साइटोक्रोम 1 में, फिर साइटोक्रोम सी में, फिर साइटोक्रोम ए में, A3 में, और फिर यहाँ से ऑक्सीजन उसको पकड़ लेता है। तो टोटल मिलाकर के आप क्या देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन का परिवहन हो रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र से क्या हो रहा है, एक फायदा हो रहा है कि जो मैट्रिक्स में पड़े एचाइन अणु है वो सारे के सारे कहाँ पहुंच रहे हैं, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में पहुंच रहे, क्योंकि यहाँ पर एचाइन खुद से तो यहाँ नहीं पहुंच सकते ना इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब इलेक्ट्रॉन परिवहनित होते हैं तो साथ साथ में ये जो क्या होंगे, रवाहक होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एचाइन को भी मैट्रिक्स से एचाइन को भी पकड़ते हैं, और इनको आगे परिवहनित नहीं करते एचाइन को, इन एचाइन को सीधा कहाँ भर देते हैं, इस अवकाश में भर देते हैं। और इलेक्ट्रॉन के परिवहन जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे नीचे से सारे के सारे जो एचाइन मैट्रिक्स में होंगे वो कहाँ भर जाएंगे, आपके इस स्पेस में भर जाते हैं। क्लियर हो गई है इतनी बात? ठीक है, एक और बार समझो कि क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में चल रहा है, जब क्रेब्स साइकिल में NADH2 अणु टूटा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, रिलीज हुआ, तो इस इलेक्ट्रॉन को किसने पकड़ा, सबसे पहले FMM ने पकड़ा, उसके बाद इसने इसको कहाँ भेजा, FeS के पास भेजा। ठीक है, FeS के पास फिर कहाँ से आया, यूबिक्विनोन के साथ आया। अब जब इलेक्ट्रॉन परिवहनित हो रहा था तो इसके साथ साथ यहाँ से एचाइन भी क्या हो रहे थे, यहाँ भर रहे थे, पहले तो यहाँ से निकल गए, उसके बाद जब यूबिक्विनोन आया मध्य में तो इस यूबिक्विनोन ने भी क्या करा, यहाँ के एचाइन को पकड़ करके वापस से यहाँ भेज दिया। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को आगे भेज दिया, फिर साइटोक्रोम बी में भेजा, FeS में भेजा, साइटोक्रोम C1 में, फिर सी में भेजा, साइटोक्रोम ए, फिर साइटोक्रोम 3, और यहाँ से ऑक्सीजन ने वो इलेक्ट्रॉन को खींचने का जो काम कर रहा है ना, वो यहाँ बैठा ऑक्सीजन कर रहा है। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, ये परिवहन देखो, जब इसने पकड़ दिया होता है ना तब यहाँ पर ऑक्सीजन उन इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तभी ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गमन कर रहे होते हैं। क्लियर? उसके बाद हम देखते हैं कि जब FADH2, ये भी तो मैट्रिक्स में पड़ा है, तो ये टूटेगा तो इससे भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में पड़ा जो वाहक होगा FeS, ये पकड़ेगा, उसके बाद यूबिक्विनोन पकड़ेगा, यूबिक्विनोन जब यहाँ पर यूबिक्विनोन होगा तो ये भी क्या करेगा, एचाइन को पकड़ेगा और उसको वापस से कहाँ भेज देगा, इस स्पेस में भेज देगा। ठीक है, फिर यहाँ से यूबिक्विनोन से ये कहाँ आ जाएगा, वापस कॉम्प्लेक्स 3 में आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड से जो भी इलेक्ट्रॉन थे वो सारे थर्ड को दे दिए गए, है ना, यहाँ से भी अगर इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं तो यहीं आ रहे हैं, सेकंड से भी देख रहे होंगे आप तो ये थर्ड में आ रहे हैं, तब जाकर के ये कहाँ जा रहे हैं, फोर्थ में जा रहे हैं। क्लियर हो गई है ये बात? ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करोगे अभी NCERT तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार खुद से देखना है आपने, क्या हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पर फायदा निकालना है। क्या फायदा हो रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन परिवहनित हो रहे हैं वैसे वैसे जो मैट्रिक्स में पड़े एचायन है वो कहाँ भर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की वो अवकाश में, वो जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के मध्य का अवकाश भरा पड़ा है उसमें भरते जाएंगे। ठीक है, फिर वहां पर इसी एनर्जी का यूज करेंगे, यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी है ना एचायन की, इसका यूज करेंगे हम ATP को में बनाने के लिए। समझ में आ गया है? ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि इस प्रोसेस में ये जो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र चला था इसमें क्या हो गया है कि हमारे मैट्रिक्स के जो एचायन थे वो कहाँ आ गए हैं, अब इस स्पेस में आ गए, इस इनर मेम्ब्रेन स्पेस में आ गए। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या मच गई है, हलचल मच गई है ना, कितने सारे एचायन क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, अरे बाप रे, यहाँ पर बड़ा ही भरकम मच गई है, बहुत ज्यादा एचायन हो गए, तो ये आपस में इधर उधर से ऐसे गति कर रहे होंगे, है ना, क्योंकि भर गए हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, इन्हीं एचायन की ये जो पोटेंशियल एनर्जी अपनी लगा रहे होंगे ना, इस एनर्जी का हम यूज करेंगे ATP को बनाने के लिए। तो अब हमें वापस से ये जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस में जितने एचायन भरे हैं इनको वापस से मैट्रिक्स में लाएंगे, लेकिन मैट्रिक्स में कैसे आएंगे, ये ATP के रूप में आएंगे। तो यहाँ पर एक और कॉम्प्लेक्स उपस्थित होता है, कौन सा होता है, यहाँ पर जो हम कहते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स को हम कहेंगे क्या, F0F1 पार्टिकल। यहाँ पर क्या होगा, इस इनर मेम्ब्रेन स्पेस में एक और पार्टिकल होता है, एक और पार्टिकल जो कि कुछ इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से ये होगा, ठीक है, इस तरीके से, और ये इस तरीके से होगा। इस पार्टिकल को नाम होता है क्या, इस पार्टिकल का नाम होता है F0F1 पार्टिकल। ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन स्पेस में ये जो पार्टिकल होगा यही क्या करेगा, यहाँ इस स्पेस में, सॉरी
जो आपकी इनर कौन सी थी, ये जो अंतः झिल्ली उपस्थित है माइटोकॉन्ड्रिया की, इसमें जो F0 F1 पार्टिकल होगा, ये क्या होगा, जो अवकाश में पड़े हाइड्रोजन आयन है, जो H आयन होंगे, इनकी एनर्जी को निकालेगा, इनको खींचने का काम करेगा, इनको वापस खींच रहा है और फिर इनको मैट्रिक्स में कैसे छोड़ेगा, एनर्जी के रूप में, एटीपी के रूप में छोड़ेगा। तो देखो कैसे छोड़ता है, देखो यहाँ पर क्या होता है, इसका जो ये बड़ा वाला भाग होता है ना, इसे हम कहते हैं F0। ये जो कण होगा, ये ऊपर वाला जो बड़ा भाग होगा, इसको F0 कहते हैं, और ये वाला जो भाग होता है, इसको F1 कहते हैं। ठीक है, F0 F1 पार्टिकल, इसीलिए हमने इसका नाम दिया है। अब यहाँ पर जो F1 पार्टिकल होता है ना, इसके पास होता है एटीपी सिंथेटेज एंजाइम्स, सिंथेटेज एंजाइम्स। ठीक है, यही वो एंजाइम्स होगा जो कि इस H आयन को परिवर्तित कर देता है, क्या, एटीपी अणु में। क्लियर? तो देखो क्या होता है यहाँ पर क्या होगा कि ये H आयन को खींचेगा। ठीक है, यहाँ से क्या करेगा, ये सारे के सारे H आयन, जब यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, एकदम हलचल मच गई है, तो अब ये जो पार्टिकल होगा, ये सारे H आयनों को यहाँ से खींचेगा। ठीक है, यहाँ से खींचेगा, और जब ये H आयन इस वाले F1 वाले क्षेत्र पर आ जाएंगे, तो ये जो एटीपी सिंथेटेज एंजाइम्स होगा, ये यहाँ से क्या करेगा, इधर यहाँ पर एटीपी का निर्माण करता है। यहाँ से किसका निर्माण होगा, एडीपी से किसका निर्माण होता है, एटीपी का, यानी कि इस हाइड्रोजन, इस H आयन की पोटेंशियल एनर्जी का यूज कर रहा है, और ये एटीपी सिंथेटेज एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ रही है, और इससे यहाँ पर एडीपी से एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। क्लियर हो गई है? तो हमने क्या देखा, हमने NADH2 FADH से पहले हमने H आयन को इस स्पेस में भेजा, और फिर इसका ही पोटेंशियल एनर्जी का यूज करके जो F0 F1 पार्टिकल होगा, इसका F1 में एटीपी सिंथेटेज एंजाइम्स होगा, जो कि क्या करेगा, इसको एटीपी में परिवर्तित करेगा। तो अब हम देख सकते हैं कि अगर NADH2 का एक अणु होगा तो उससे 3 एटीपी अणु निकलेंगे, FADH2 का एक अणु होगा तो इससे 2 एटीपी अणु निकलते। ठीक है, तो इस तरीके से तोड़ा जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? बस आपको ये ध्यान रखना है कि NADH2 FADH2 टूट रहे हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस कॉम्प्लेक्स में गति कर रहे हैं, परिवहनित हो रहे हैं। तो इनके परिवहन, जैसे जैसे ये परिवहनित हो रहे हैं, जो मैट्रिक्स में पड़ा H आयन होगा, वो कहाँ बढ़ता जाएगा, आपके यहाँ इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है, यानी कि अंतः झिल्ली का अवकाश में बढ़ता जाएगा, और जब ये इतना बढ़ जाएगा, तो यहाँ से इन H आयन को भी बाहर निकालना होगा, तो ये आउटर मेम्ब्रेन से बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि ये वापस से मैट्रिक्स में इनको लाने के लिए यहाँ पर एक अणु उपस्थित होता है, F0 F1 पार्टिकल। इसका जो F1 पार्टिकल होता है, इसके पास एटीपी सिंथेटेज एंजाइम्स होता है, ये इसको चेंज कर देता है एटीपी अणु में, और इस तरीके से हम इसका नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन परिवहनित हो रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन परिवहनित नहीं होते तो मैट्रिक्स में पड़े H आयन यहाँ नहीं पहुंच पाते। तो इसीलिए टोटल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन परिवहन करने का ये रीजन है, ताकि H आयन इस परिवहन के दौरान यहाँ कहाँ पहुंच जाए, इस अवकाश में पहुंच जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना, यही आपका क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र है। अब इन कॉम्प्लेक्स के नाम, इनके काम पर हम बहुत अच्छे से याद रख सकते। ठीक है, तो क्या क्या होंगे, देख लेते हैं इनके नाम। देखो क्या क्या नाम होंगे कॉम्प्लेक्स के, नाम याद रखने। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स 1 का नाम याद रखेंगे, कॉम्प्लेक्स 1 का नाम रखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स 1 में क्या हुआ था, जो NADH2 का जो इलेक्ट्रॉन था, वो कॉम्प्लेक्स 1 में गया। ठीक है, किसका गया था, NADH2 का गया था ना, एनर्जी का जो बड़ा वाला मॉलिक्यूल था NADH2 का। तो इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि इसने NADH2 के इलेक्ट्रॉन को पकड़ा था, तो हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, इसका नाम होता है NADH डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, NADH डिहाइड्रोजिनेस क्या, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गई, NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर हम 3 की बात करते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेकंड था। ठीक है, चलो हाँ ठीक है, चलो कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेकंड था, कहाँ था वो, थर्ड के बाद था ना, है ना। तो सेकंड वाले ने किसको पकड़ा था, आप सभी को पता है, सेकंड वाले ने FADH2 के अणु को पकड़ा था, है ना। और आपको याद होगा कि क्रेब्स साइकिल में मैंने आपको बताया था कि FADH2 का निर्माण कैसे होता है, जब सक्सिनेट है, जो
एसिड होता है, यानी कि सक्सिनिक अम्ल होता है जब वो टूटता है किसमें, फॉर्मिक एसिड में टूटता है ना। फॉर्मेट हमने पढ़ा था, फॉर्मेट में टूट रहा था, सक्सिनेट फॉर्मेट में टूट रहा है, तब जाकर के FADH निकलता है। तो उसी के नाम से कॉम्प्लेक्स सेकंड का नाम पड़ा है क्या, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था, सक्सिनेट टूटा था, तो इसका नाम इसीलिए सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस है, डिहाइड्रोजिनेस रखा है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक एक चीजें याद होनी चाहिए। उसके बाद आ जाओ कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड की बात करते हैं ना, जो क्या कर रहा था, कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 के इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहा था। ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर भी मैं बना देती हूँ कि कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 के जो किसको पकड़ रहा था, इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहा था, वो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 था। अब ये जो कॉम्प्लेक्स 3 था, इसका नाम तो इसके अंदर जो वाहक उपस्थित थे इसके नाम पर हम रखते हैं। तो इसके पास क्या थे, साइटोक्रोम B था और साइटोक्रोम C1 था ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका नाम हम क्या रख सकते हैं, साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गया, बहुत इजी नाम है, बहुत इजी नाम। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वापस जा रहे थे, है ना। तो कॉम्प्लेक्स 4 का नाम भी क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स 4 के नाम की बात करते हैं तो उसके पास क्या होगा, साइटोक्रोम C, हम उसका नाम रखते हैं, C कॉम्प्लेक्स उसका नाम है। क्लियर हो गया। और लास्ट जो पार्टिकल था उसे हम क्या कहते हैं, F0 F1 पार्टिकल कहते हैं, पार्टिकल कहते हैं। जिसके पास क्या होता है, उसके जो F1 होता है, ठीक है, जो F1 वाला पार्ट होता है उसके पास यहाँ पर ATP सिंथेटेज एंजाइम्स होता है, ATP सिंथेटेज एंजाइम उपस्थित होता है इसके पास। ठीक है, यही क्या करता है, एटीपी से एटीपी का निर्माण करता है, एटीपी से एटीपी का निर्माण करता है। क्लियर हो गई कौन, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के नाम भी आप सभी को। ठीक है, एक बार रिवाइज करोगे सब कुछ याद हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अब हम डायग्राम में देखेंगे। अब देखो, किसी को ना याद हुआ तो बताना मुझे। देखो, सबसे पहले हमने कहा मानाबाद यहाँ पर मैट्रिक्स है, सारा का सारा ये क्या है, ये है मैट्रिक्स वाला भाग। क्लियर हो गया है। यहाँ जहां एच आयन आ रहे हैं ये वो स्पेस था। ठीक है, कौन सा स्पेस, इनर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन स्पेस था। यहाँ पर हाइड्रोजन आ रहे हैं ना, ये हाइड्रोजन आगे। ठीक है, समझ में आ गया। और ये क्या है हमारी, यहाँ पर ये है आपकी जो अंतः झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया की, जिसमें क्या है, प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स आपको नजर आ रहे हैं। अब ध्यान से देखो क्या क्या है, देखो ध्यान से देखोगे सब समझ आएगा, सब समझ आएगा। देखो सबसे पहले देखो कॉम्प्लेक्स 1 है जिसका नाम NADH डिहाइड्रोजिनेस है। ठीक है, इस यहाँ से NADH प्लस H+ का निर्माण हुआ, जिससे कि NADH से NADH का निर्माण हुआ, है ना। NADH2 से NADH का निर्माण हुआ। तो जब यहाँ पर निर्माण हुआ तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अणु निकले होंगे। ठीक है, 2 बार साइकिल चली होगी तो फिर यहाँ पर क्या हो गया, 4 हाइड्रोजन दिखा रखे हैं। तो सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन में निकला तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकला इसको FMN वाहक ने पकड़ा, उसके बाद इसने इसको FeS को दे दिया, है ना। FeS इलेक्ट्रॉन को कहाँ दे रहा है, यूवी क्विनोन को दे रहा है। तो मैंने कहा क्या कहा, यूवी क्विनोन भी यहाँ से एच आयन मैट्रिक्स में पड़े एच आयन को पकड़ता है। तो ये H आपको यूवी क्विनोन H2 दिखाई दे रहा है, तो ये क्या कर देगा, यहाँ से डायरेक्ट एच आयन को फेंकता रहता है। ठीक है, यहाँ से एच आयन पकड़ेगा, यहाँ को निकालेगा। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन का परिवहन इसने कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में कर दिया। कॉम्प्लेक्स 3 आया जिसको हमने साइटोक्रोम BC1 कहा, क्योंकि यहाँ पर साइटोक्रोम B है, FeS को दे रहा है इलेक्ट्रॉन, फिर साइटोक्रोम C1 को दे रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो ये सारा का सारा कहाँ जा रहा है, साइटोक्रोम C में जा रहा है। उसके बाद देखो साइटोक्रोम C से कहाँ चला गया, यहाँ पर सीधा चौथा कॉम्प्लेक्स आ गया है जहां पर साइटोक्रोम A3 था। ठीक है, और उसके बाद सीधा कहाँ जा रहा है, यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है एच आयन को यूज करे इलेक्ट्रॉन को लेकर के यहाँ पर H2O अणु बना रही है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया है, पहला, तीसरा और चौथे वाले का। अभी दूसरा वाला क्या था, दूसरा वाला जो हमारा था जिसे हमने क्या कहा, कॉम्प्लेक्स नंबर 6 सेकंड, जिसको हमने सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस कहा, क्योंकि यहाँ से ये क्या पड़ेगा, पकड़ेगा FADH2 अणु के इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा। तो यहाँ पर दिखा रखा है आपको, है ना, FADH का ये इलेक्ट्रॉन दिया और इसने कहा डाल दिया, FeS में डाल दिया। फिर वापस से यूवी क्विनोन है, इसने एच आयन को वापस से फेंक दिया, है ना, ये दिखा रहा है ये वापस से फेंक रहा है, यहाँ इस पार इनर मेम्ब्रेन स्पेस में फेंक रहा है। ठीक है, और वापस से ये जो तीसरे जो आपके
सेकेंड वाला कॉम्प्लेक्स था, इसके इलेक्ट्रॉन वापस से कहाँ चले गए, थर्ड में, फिर ये साइटोक्रोम बी, FeS, साइटोक्रोम सी, फिर ये साइटोक्रोम सी, ठीक है, फिर ये A3 और फिर यहाँ चले गए कहाँ, वापस से मैट्रिक्स में आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मैट्रिक्स में पड़े जो एचाइन होंगे, ठीक है, सॉरी ये जो आउटर यहाँ पर एचाइन के क्या बन गया, बहुत सारे एचाइन प्लस हो गए, है ना, ये क्या हो गए, बहुत सारे एचाइन प्लस हो गए, यूबिक्विनोन ने क्या कर दिया, इनको भेज दिया। यहाँ से भी क्या हो रहा है, देखो, एक तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट की बात करेंगे, ठीक है, यहां से डायरेक्ट भी क्या हो रहा है, एचाइन यहां रिलीज होते हैं जब इलेक्ट्रॉन परिवहन करता है, यूबिक्विनोन भी क्या करेगा, यहां पर एचाइन को भेजेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स थर्ड की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स थर्ड की बात करते हैं, तो इससे भी डायरेक्ट क्या हो रहा है, यहाँ पर एचाइन रिलीज होता है और साथ ही साथ यूबिक्विनोन भी यहां से क्या करेगा, एचाइन रिलीज करेगा। लेकिन अगर देखोगे कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को, तो यहां से डायरेक्ट कोई भी क्या नहीं हो रहा है, एचाइन का रिलीजन नहीं हो रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को अगर आप देखोगे, ठीक है, कि 2 वाला क्या करेगा, यूबिक्विनोन को देगा, तब जाकर के एचाइन क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, समझ गए। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और सेकंड डायरेक्ट एचाइन को सीधा इनर मेम्ब्रेन स्पेस में ले जाते हैं, ठीक है, और यूबिक्विनोन भी यहाँ पर क्या कर रहा है, ले जाने का काम कर रहा है, ठीक है, इतनी बात क्लियर। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेकंड क्या करेगा, डायरेक्ट नहीं ले जाएगा, ये यूबिक्विनोन को दे देता है इलेक्ट्रॉन को, फिर यूबिक्विनोन वहां से मैट्रिक्स से क्या करेंगे, एचाइन को लेते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स थर्ड और यूबिक्विनोन ये क्या करते हैं, मैट्रिक्स के एचाइन को ले जा करके आउटर में, ये सॉरी इनर मेम्ब्रेन स्पेस में डाल देते हैं। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। उसके अलावा एक और यहाँ पर, हाँ ये भी तो करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 4, तो कॉम्प्लेक्स 4 भी, ठीक है, सेकंड नहीं करेगा, बाकी सब करते हैं, ये ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्स 4 भी। अब क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर जितने भी एचाइन बने थे, इसको देखो ये आ गया ना, F0 F1 पार्टिकल होगा, तो ये क्या कर रहा है, लेगा एचाइन को, लेगा, यहाँ पर एटीपी सिंथेटेज एंजाइम्स है, यहाँ से एटीपी से एक फॉस्फेरस जुड़ेगा और एटीपी अणु का निर्माण हो जाएगा, और यहाँ से भर भर के आपके क्या निकलेंगे, एटीपी अणु निकलेंगे, और कहाँ बन रहे हैं सारे के सारे, मैट्रिक्स में। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बार आप यहाँ एनसीईआरटी की लाइन रिवाइज करोगे, 100% आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये रहा वो देखो, झिल्ली भित्ति में क्या, माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना, F0 F1 पार्टिकल, इस F1 में एटीपी सिंथेटेज एंजाइम से जो कि क्या कर रहा है, एटीपी से एटीपी का निर्माण कर रहा है। क्लियर, चलो ये पढ़ लेना आपने, ठीक है, सब कुछ आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से, बस एक बार आपको रिवाइज लगाना है सारी की सारी लाइन को, ठीक है, ठीक। मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा हम जरा अपने एग्जाम में आए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि क्या प्रीवियस ईयर में, देखो यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके बारे में देख लेते हैं, तो आपको अच्छे से आंसर देना है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इसमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा कथन है जो गलत है, बताओ। क्या यहाँ पर पहला कथन बोल रहा है कि ईटीसी, देखो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र को हमने ईटीसी भी बोला है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये तो आपको क्लियर है। कौन सा कथन गलत है ये बताना है। ईटीसी में NADH प्लस H प्लस के एक अणु से एटीपी के 2 अणु बनते हैं, ये बोल रहा है कि NADH से क्या 2 अणु बनते हैं और एक FADH से 3 एटीपी बनते हैं, क्या ये कथन गलत है। या फिर एटीपी का संश्लेषण कॉम्प्लेक्स फिफ्थ के द्वारा होता है, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ कौन था, वही F0 F1 है ना, तो ये वाली बात कही है। या फिर उपापचय अभिक्रिया श्वसन में प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न करता है, ठीक है। या फिर वायु श्वसन के दौरान ऑक्सीजन की भूमिका अंतिम अवस्था तक सीमित रहती है। क्या ऑप्शन आपको गलत लग रहा है, अगर आप पहला ऑप्शन पढ़ोगे वही गलत दिख रहा है, क्या कि ये कह रहा है कि NADH+ के एक अणु से एटीपी के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल बनते हैं और FADH से कितने बनते हैं, 3, जबकि ये गलत है, यहाँ पर 2 बनते हैं, तो पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी जो एटीपी का संश्लेषण होता है वो किससे होता है, कॉम्प्लेक्स 5, जिसको हम F0 F1 पार्टिकल भी कहते हैं। क्लियर हो गई, ये भी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो जो गलत है वो आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कौन सा, ये वाला। क्लियर, मुझे लगता है क्लियर भी हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके का है, ग्लाइको अपघटन, देखो क्या क्या है, ग्लाइको अपघटन, क्रैब चक्र तथा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र का कुल मिलाकर के अंतिम लक्ष्य किसका निर्माण करना होता है। तो तीनों साइकिल मैंने आपको पढ़ा लिया, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आपके नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो देखो तीनों साइकिल हमने पढ़ ली, मैंने याद कराने की ट्रिक्स भी आपको बता दी कि याद कैसे करनी है, समझोगे एक बार एनसीईआरटी लाइन रीडिंग करोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और अपने नोट्स बनाओगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, बार बार रिवीजन करोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। समझ गए? तो ये ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा तीनों जो हमने चक्र चलाए थे, इसका यहाँ पर अंतिम उत्पाद क्या था? क्या वो न्यूक्लिक एसिड था, या फिर ये छोटे छोटे चरणबद्ध इकाइयों में एटीपी का निर्माण था, या फिर एक ही बड़ी ऑक्सीकरण अभिक्रिया में एटीपी का निर्माण था, या फिर शर्कराओं का था? तो आप सभी को पता है, चाहे हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करें, क्रेब्स साइकिल की बात करें, या फिर हम इलेक्ट्रॉन परिवहन की तंत्र की बात करें, हमें टोटल मिलाकर के एनर्जी चाहिए थी, तो हम क्या करें? एटीपी का निर्माण करें। और एटीपी का निर्माण हमने कभी भी ऐसी बड़ी अभिक्रियाओं के द्वारा नहीं करा, ग्लाइकोलाइसिस में कैसे तोड़ तोड़ करके रहा है ना, भर भर के हमारी क्या निकल रही थी? एटीपी निकल रही, फिर NADH2 को फिर चरणबद्ध तरीके से तोड़ा, तो यहाँ पर हमने क्या करा था? छोटे छोटे चरणबद्ध इकाइयों में एटीपी अणु को निकाला था, यानी कि इसका निर्माण करा था। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। तो लगता है कि आज आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया। आपको इसकी तीनों वीडियोस देखनी है, ग्लाइकोलाइसिस की, क्रेब्स साइकिल की और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र की, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार कोशिश करोगे खुद से तो आपको खुद लगेगा कि आप ये तीनों साइकिल को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन उसके लिए आपकी मेहनत की भी जरूरत है, आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप सबके सब अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।